झूठ से हटके। नमस्कार। संदेश न्यूज चैनल और प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप प्रणाम इंडिया और संदेश न्यूज चैनल पर दोनों जगह देख रहे हैं। ये प्रणाम इंडिया आप जानते हैं प्रेम कुमार जी का चैनल है, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप दोनों जगह देख रहे हैं। आज हम प्रियंका गांधी की चर्चा करेंगे और चर्चा मैं शुरू करता हूं। देखिए, वायनाड से बड़ी जीत पर प्रियंका की नजर है और देश की नजर प्रियंका पर। प्रियंका गांधी ने वायनाड में डेरा जमा लिया है और वायनाड के लोगों के दिल में घुसकर वो बहुत बड़ी जीत का लेआउट तैयार कर रही हैं। वहीं पूरे देश के लिए इंडिया गठबंधन का नैरेटिव भी सेट कर रही हैं। वो खाली वायनाड का ही नहीं बल्कि वो जो मुद्दे उठा रही हैं वो इंडिया गठबंधन का एजेंडा है और वो पूरे देश में काम करेगा और उनको वहाँ अच्छे से वायनाड के लोग जो है ध्यान से सुन रहे हैं। पूरा देश भी उनको ध्यान से देख रहा है और सुन रहा है और वायनाड की समस्याओं को बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने आज उठाया है और लगातार उठाती रही हैं और साथ में ऐसा महसूस करा रही हैं कि उनके और वायनाड के लोगों के साथ उनके भाई राहुल गांधी भी खड़े हैं, जो वायनाड से पूर्व सांसद हैं लेकिन अभी सांसद हैं अमेठी से। वो रोड शो भी कर रही हैं और नुक्कड़ सभाएं भी। रायबरेली से वो सांसद हैं। अमेठी से केएल शर्मा सांसद हैं। अमेठी से इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, वायनाड से लड़ा था। वायनाड की सीट उन्होंने छोड़ दी थी। आज उन्होंने रोड शो भी किया और नुक्कड़ सभाएं भी की। काफी सारी नुक्कड़ सभाएं उन्होंने की और इसके साथ ही व्यक्तिगत रूप से लोगों के घर में घुसकर आत्मीय तरीके से वो बतिया भी रही हैं। लगातार मतलब उनका ये क्रम जारी है। उनका कहना है कि अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं सेवा करूंगी और नहीं चुनती है तो एक प्रतिनिधि के तौर पर ये सेवा जारी रहेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं आपका परिचय अपने सभी पैनलिस्ट से करा देता हूं। मेरे साथ में प्रणाम इंडिया के संपादक माननीय प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। आप प्रणाम इंडिया पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये जॉइंट है। प्रणाम इंडिया भी मेरा घर है। अगर आपने प्रणाम इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रणाम इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिकाधिक लोगों में शेयर कीजिए ताकि ये अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके। एक और अपील कि अगर आप सुपर चैट या सुपर थैंक्स देते हैं या हमारे मेंबरशिप लेते हैं तो ये हमारे चैनल के लिए आपका अमूल्य योगदान होगा और हमें चैनल को विस्तार देने में आपकी सहायता मिलेगी। बहुत ऐच्छिक है ये और इसके लिए कोई बंधन नहीं है, राशि का भी बंधन नहीं है सुपर चैट और सुपर थैंक्स में। तो इसके साथ ही मैं आपसे मिलाता हूं। डॉक्टर रवि यादव जी हैं, आप जानते हैं संदेश पर अक्सर आपने उन्हें सुना है। बहुत राजनीतिक पर विश्लेषक हैं, चिंतनशील हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रेम जी, मैं आता हूं सीधा आपके पास में। देखिए, ऐसा है कि वायनाड का जंग शुरू हो चुका है। वैसे तो वायनाड में जीत के कोई मायने मतलब हैं, लेकिन इस बात के मायने अधिक है कि कितने बड़े मार्जिन से इस बार प्रियंका गांधी वहां से जीत कर आती हैं। वो मार्जिन कितना बड़ा होगा, वो 2009 से मतलब यहाँ पर पहली बार चुनाव हुआ था। परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई थी। तब से लगातार कांग्रेस यहाँ जीत दर्ज करती आ रही है और किसी भी दल को वहां पर सफलता नहीं मिली। देखिए, सीपीआई के टिकट पर सत्येन मोकरी चुनाव लड़ रहे हैं और वायनाड में भाजपा ने भी अपना एक उम्मीदवार दिया है, नव्या हरिदास। तो ये है और मैं इसी के साथ आता हूं प्रेम जी के पास में। प्रेम जी, क्या कहेंगे आप? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है जी। देखिए, 2-3 बातें स्पष्ट करनी बहुत जरूरी है कि ये एक सीट का चुनाव
इसको मानकर हम नहीं चले। ये एक प्रत्याशी का चुनाव मानकर नहीं चले। और हम उसी तरीके से ये भी कहेंगे कि मार्जिन कुछ ना कुछ तो होगी ही, अधिक हो कम हो वो भी कोई बहुत माने नहीं है। जब आएगा परिणाम तो ये देखा जरूर जाएगा कि राहुल गांधी जितनी मार्जिन से जीते उससे ज्यादा या उससे कम। इस सीट पर नजर क्यों है? आप देखिए, प्रियंका गांधी के समांतर बीजेपी ने जो उम्मीदवार दिया है नव्या हरिदास, वो भी बहुत पढ़ी लिखी महिला है। लेकिन ये चुनाव किसी पढ़ी लिखी और कम पढ़ी लिखी का चुनाव भी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि प्रियंका गांधी देश में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिला है। तो फिर ये चुनाव क्या है? ये चुनाव गांधी परिवार में एक ऐसी बच्ची जिसको संसद में प्रवेश करने के लिए 52 साल की उम्र तक और 35 साल का राजनीतिक उम्र तक इंतजार करना पड़ा। अब ये समझिए, ये वो चुनाव है जिसमें प्रियंका गांधी को 35 साल इंतजार करना पड़ा चुनाव लड़ने के लिए। ये परिवारवाद का आप कह सकते हैं उदाहरण है। ये वो चुनाव, इसकी खासियत हम बता रहे हैं। इसकी खासियत ऐतिहासिकता में भी है कि कांग्रेस जब जब संकट में आती है तो दक्षिण उसको थाम लेता है। राहुल गांधी आज स्टार हैं अपोजिशन के और कल के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखे जा रहे हैं, भले वो बने ना बने उनकी चॉइस होगी। सोनिया गांधी को भी तो बना ही दिया था देश ने प्रधानमंत्री, और दक्षिण से ही उनको संभाला था, दक्षिण नहीं संभाला था सोनिया गांधी। राहुल गांधी को भी दक्षिण ने संभाला। और इससे पहले जब इंदिरा गांधी, चाहे 74 में इमरजेंसी के बाद का वक्त हो, उस समय जब उन्होंने चुनाव लड़ा, इमरजेंसी से पहले भी और बाद में भी 2 चुनाव उन्होंने लड़े थे, दोनों जगह दक्षिण ने जो उनको बांधा संबल दिया था, उनकी वापसी हुई थी सत्ता में। तो दक्षिण का ये इंपॉर्टेंस है। तो क्या जिस तरीके से राहुल गांधी को स्टार बना दिया वायनाड ने, प्रियंका गांधी को भी वायनाड स्टार बना देगी, ये एक वहां से हम देखते हैं। दूसरी बात है कि प्रियंका गांधी संसद में पहुंचेंगी, और प्रियंका गांधी के संसद में पहुंचने का मतलब है महिलाओं की आवाज का सशक्त होना, क्योंकि फिलहाल वो विपक्ष से हैं, सत्ता पक्ष से नहीं है। तो सत्ता में रहने से बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन अपोजिशन में रहते हुए आज वो सशक्त आवाज के तौर पर वो दिखेंगी, इसमें कोई संदेह ही नहीं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है कि जिसका वायनाड में महत्व है, वो है कि वायनाड में जो तस्वीरें पैदा कर रही है प्रियंका गांधी, वो तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देश पर इम्पैक्ट डाल रही है। वो तस्वीर आपने भी बताया, सहृदयता की तस्वीर है, आत्मीयता की तस्वीर है। और ये नहीं कि प्रियंका गांधी आत्मीयता दिखा रही है, केवल इतना है, जनता उनके लिए जो आत्मीयता दिखा रही है, और उसका भी कारण है। उसका कारण देखिए, राहुल गांधी से बड़ा मार्जिन होगा ये हम आंख मूंद करके बिना सोचे हुए आज भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद की परिस्थिति भी कुछ और है। इसके बावजूद कि त्रिकोणीय मुकाबला, 3 महत्वपूर्ण उम्मीदवार है, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, फिर भी प्रियंका गांधी का मार्जिन ज्यादा होगा, क्योंकि उसके बाद जो घटना घटी, वायनाड में बहुत बड़ा संकट आया, और उस संकट के समय में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहां खड़े थे, लोगों के बीच में वहां रुके थे, वहां प्रबंध किया, व्यवस्था की, और एक संकट के दौर में जो काम करना चाहिए वो किया, जो आमतौर पर राजनेता करते दिखते नहीं हैं। यह यहाँ पर प्रियंका गांधी को एक लीड मिल जाती है किसी भी प्रत्याशी के मुकाबले। और आप ये समझिए कि ये संकट अगर नहीं होता तब भी प्रियंका गांधी जीतती, ये संकट आया और उसमें उनका रोल आया तब भी प्रियंका गांधी जीतेंगी। लेकिन फर्क ये होगा कि जो बॉन्डिंग है मतदाताओं के साथ, वो बॉन्डिंग पूरे देश में नजीर बनकर सामने आ रही है। यही महत्व है, यही बात जो है और चुनाव से वायनाड को अलग करता है। फिलहाल मैं इतना बोल रहा हूँ, आगे इसके दूसरे पहलू पर और भी बात करूंगा। जी। मैं आता हूं रवि जी के पास में, लेकिन उससे पहले मैं
वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जो चित्रों को संजोकर माननीय प्रेम कुमार जी ने आज तैयार की है। इससे आपको पता चलेगा, झलकियां मिलेंगी कि वायनाड में प्रियंका गांधी की क्या प्रेम लुटा रही हैं और लूट रही हैं। आप देख सकते हैं लोग छतों पर खड़े हुए हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं वो, और बहुत छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स, मतलब नुक्कड़ सभाएं वो लगातार कर रही हैं। लोग घरों की छतों पर, बालकनी में खड़े हुए, और लगता है बारिश हो रही है वहां पर, या धूप की वजह से उन्होंने छाता ले रखा है। और बहुत आप देखिए चेहरे पर उनके मुस्कान देखिए, उनकी चमक देखिए प्रियंका गांधी से जब वो मिल रही है। तो इस तरह से वो लगातार देखिए ये है वायनाड में प्रियंका गांधी का जादू। इसी के साथ आप दूसरे कैंडिडेट्स का जब देखते हैं वहां पर, तो गिनती के लोग उनके समर्थन में सड़कों पर दिखाई देते हैं। और वो जबकि लगातार प्रियंका गांधी लोगों से मिल रही हैं, 1 to 1 बात कर रही हैं, भीड़ में चली जाती हैं, उनसे बतियाती हैं, और अपने किस्से वो सुनाती हैं, अपनी दादी माँ के किस्से, अपने पिताजी के जुबान से सुने हुए किस्से। और वो समझती हैं कि उनके राहुल भैया ने, प्रियंका के राहुल भैया ने उन्हें वायनाड के बारे में पूरा इस तरीके से ब्रीफ किया है, समझाया है, और ये कहा है कि वायनाड को मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा प्रेम तुम उन्हें देना, और हमेशा ये सोचना कि मैं वहां खड़ा हुआ हूं। अब वहां के एक नहीं 2 प्रतिनिधि हैं। मैं रवि जी आपके पास आता हूं, क्या कहेंगे सर? नमस्कार जोशी जी, आपको, प्रेम जी को और आपके दर्शकों को। महत्वपूर्ण चुनाव है, बहुत कई एक पहलुओं पर प्रेम जी ने प्रकाश डाल ही दिया है उसमें। दूसरा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस समय भी सब कुछ के बावजूद आप जिस तरह से 2024 के चुनाव के बाद भले ही संसद में वो ताकत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की जो पहले थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई व्यवहार में बहुत परिवर्तन आप नहीं देख रहे हैं। लोगों के जो इश्यूज हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बजाय इसके कि जो कुछ हुआ था क्यों हुआ, ये सब उसकी समीक्षा की जाती, और उसकी समीक्षा करने के बाद वो जो मेन इश्यूज हैं लोगों के, उनको एड्रेस किया जाता। इसके बजाय आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी से लेके प्रधानमंत्री और आरएसएस सभी बटेंगे तो कटेंगे। मतलब एक ही है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना है उनको। वो जो नफरत है जो उनको मिली है विरासत में, वो नफरत जो उन्होंने अपने संगठन जिसके नाम पर बनाया था, सही पूछेंगे तो, और आजादी के बाद जो पहला जो कुछ भी आप देखते हैं गांधी जी की हत्या के बाद से, कोई आज पहली बार नहीं है इस तरह का हो रहा है, वो निरंतर उसी के लिए करते हैं। लेकिन जब आप एक चीज जरूर होती है, एक सामान्य तौर पर यह डाउट किया जाता है कि यह आदमी जो भी या ये संगठन अभी सरकार में नहीं है, इसीलिए तब तक इस तरह की कुछ बातें कर रहे हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। जो गंभीरता है वो सरकार में आने के बाद लोगों में, बहुत लोगों में देखा गया है, आती है। मगर यहां उल्टा हो रहा है। यहां अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे ताकत बढ़ती गई है वैसे वैसे उनकी जो वास्तविक उनकी विचारधारा थी वो निखर के बाहर आ रही है, और लोगों को इससे परेशानी है। प्रियंका गांधी जी उस विचारधारा का नेतृत्व करती हैं जो इसके पूरी तरह से विपरीत है। प्रियंका गांधी किस हद तक उस विचारधारा को इंप्लीमेंट कर पाती हैं अलग बात है, लेकिन वो जिस विचारधारा को का नेतृत्व करती हैं, वो जिस विचारधारा पे चलना चाहती हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो प्रियंका जी की विचारधारा है, वो नेहरू की विचारधारा है, गांधी की विचारधारा है। और आज की तारीख में लोग बटे हुए चाहे जितनी जगह पर हों,
लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को कि इस देश के लिए गांधी की विचारधारा के अलावा कोई दूसरी विचारधारा आगे बढ़ा नहीं सकती। प्रियंका जी के साथ एक अच्छी चीज ये है, मैं देखता हूं, मैं संयोग की बात है ये कि मैं कभी अमेठी में रहता था जिस समय, और उस समय प्रियंका जी अमेठी आती थी राजीव गांधी के टाइम से, यानी उस समय से वो राजनीति में है एक तरह से। ये बात अलग है कि उनको उस तरह का कोई पद उन्होंने नहीं लिया, लेकिन वो राजीव गांधी के समय से अमेठी जाती थी और तमाम जगहों पर गांव में मिलना, जहां कहीं कुछ इस तरह का हुआ है कि कहीं कोई आग लगी है या कुछ इस तरह की घटना हुई है जहां सहायता राशि वगैरह देनी है लोगों से, तो उस समय अकेले राजीव जी के बगैर उनका जाना होता था। तो प्रियंका जी का एक जो खास चीज है, एक तो वो अच्छी वक्ता है, और जो वो मिक्सअप होके लोगों से के साथ मिक्सअप होती है जिस तरह से, वो उसमें कहीं कोई बनावटीपन नहीं दिखाई देता। वो नेचुरल तरीके से मिलती हैं लोगों से, जैसे उनके बीच की कोई महिला है, उनके बीच में जैसे लोग हैं, फिर वो चाहे रायबरेली में मिलते हुए देखा हो, आपने अमेठी में मिलते हुए देखा हो, और वैसे ही अभी आपने जो विजुअल्स दिखाए हैं वहां के, तो मैं देख रहा हूं कि इसी तरह से वायनाड में है, कोई बनावटीपन नहीं दिखाई देता है। और ये जो सादगी है, और फिर नेहरू गांधी परिवार की विरासत, उस परिवार की आइडेंटिटी के बाद ये सादगी किसी को भी अपील कर सकती है। जो मिलने आ रहे हैं लोग, जो देख रहे हैं, उनके साथ जिस तरह से जब बात करेगा कोई गांधी नेहरू परिवार का आदमी, तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। दूसरी तरफ आप देखते होंगे बहुत लोगों को, तो लोग कंपैरिजन करते हैं कि आप बनावटीपन दिखा रहे हैं या आप नेचुरल तरीके से मिल रहे हैं। तो प्रियंका जी के साथ जो भी है, लेकिन वो जो कुछ है वो नेचुरल है, वो ऐसा मिलती हैं जैसे कुछ बनावटीपन नहीं दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि वो चुनाव के लिए या इलेक्शन की वजह से, राजनीति की वजह से वो इस तरह से मिल रही हैं, वो मिक्सअप होके ही मिलती हैं हमेशा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये बात तो है, बिल्कुल ये बात हम सब कह रहे हैं, सब पूरा देश जान रहा है कि देश की नजर प्रियंका पर है इस वक्त। प्रियंका वायनाड में है, वायनाड पर उनकी नजर है, उनकी वायनाड के लोगों से, वायनाड की जीत पर उनकी नजर है, बड़ी जीत पर उनकी नजर है, लेकिन देश की नजर प्रियंका पर है। देश क्यों प्रियंका को देख रहा है वायनाड में, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, मैं शायद उसको पूरा नहीं मैंने कहा, संक्षिप्त में मैंने जिस बात को कहा, आप देखें कि CSDS ने एक सर्वे किया था इस लोकसभा चुनाव के पहले। आमतौर पर चुनावों के समय होने वाले सर्वे में सिर्फ ये चीजें आती हैं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे CSDS के, और उसमें से एक ये था कि आप इस देश को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं या ये जो विविधतापूर्ण रहा है, हमारी जो बहुधर्मी संस्कृति है, उसके समर्थन में है। तो उसमें 11% लोग सिर्फ निकले जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। 11% लोग थे जो इस समय विचारधारा बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ाई जा रही है उसके समर्थन में थे। अन्य लोग किन्हीं भी कारणों से, हो सकता है, उनके साथ गए हैं, और वो कौन से कारण हैं आप समझ सकते हैं। 2000 हिंदुत्व के सिर्फ नाम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आई थी। जो भी स्थितियां थी, जैसा 91 से ग्लोबलाइजेशन के बाद जिस तरह का बूम इकोनॉमी में आया, और वो बूम मैंने देखा है 2000 से 2004, 5, 6, 7, 8 तक, उस 4-5 साल गवर्नमेंट जॉब छोड़ के लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना शुरू किया, क्योंकि वहां मोटे पैकेज मिल रहे थे, कई गुना सैलरी हो जा रही थी जो गवर्नमेंट की सैलरी थी उससे ज्यादा। और फिर उसके बाद की जो आज की स्थिति है 2014 के बाद, जिस तरह की आर्थिक स्थितियां हैं, तो 2014 में एक 8 से 14 के बीच एक थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ था, उसका प्रभाव पड़ा, और सबसे कम प्रभाव इंडिया में पड़ा। सबसे कम प्रभाव इंडिया में इसलिए पड़ा क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी, हमारी जो इकोनॉमी की खासियत है कि हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है, हमारी अपनी ही डिमांड, हमें दूसरे की डिमांड पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, बल्कि हम बाहर के लोगों के लिए एक बड़ी डिमांड है, पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए।
तो वो जो उस समय स्लो डाउन आया था उससे इंडिया पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो जॉब्स का कहीं ना कहीं एक तरह से थोड़ा थोड़ा सा बेरोजगारी आना शुरू हुई थी, या जो अपॉर्चुनिटी थी वो उस तरह नहीं मिल पाई थी लोगों को जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग। तमाम जो 5, 6, 7, 8 में जिन्होंने जॉब छोड़े प्राइवेट सेक्टर में गए, फिर इसी बीच यहाँ पे कमीशन लागू हो गया गवर्नमेंट में नया, तो यहाँ सैलरीज बढ़ी और उधर धीरे धीरे जॉब्स कम होना शुरू हो गई प्राइवेट सेक्टर में। तो ये उधर 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, ये इतना बड़ा एक तरह का स्लोगन था, एक इतना बड़ा एक वायदा था, जिसके लिए यूथ को क्या चाहिए था? रोजगार चाहिए था, और वो रोजगार के लिए इधर आ गया। तब आपने ये कहा था कि जो न्यायालय हैं जहां करोड़ों केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, लोगों को न्याय नहीं मिलता, हम न्यायालयों की संख्या दोगुनी करेंगे, और दोगुनी संख्या के अलावा हम जजेस और उनके स्टाफ की संख्या दोगुनी करेंगे ताकि लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा। 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे और 100 नए सिटी बनाए जाएंगे। तो जो खाका तैयार किया गया था, जो बताया गया था कि क्या होने वाला है, इतना गोल्डन था कि उसके लिए किसी भी व्यक्ति का साथ दे देना सामान्य स्थिति थी। लेकिन जब अब 14 के बाद 24 में जिस तरह देखा गया और अब तक जो कुछ हुआ है, और 24 में एक झटका मिलने के बाद भी आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता एक तरह से गर्त की तरफ जाता है। हमने बांग्लादेश को देखा है अपने पास में, बिल्कुल बांग्लादेश एक तरह से आप देखिए किस तरह से ये जो भी उनके यहाँ प्रोग्रेस हुई है, इसी पीरियड की प्रोग्रेस है जिस समय वहां कम से कम कट्टरता है। और जब कट्टरता बढ़ती है तो कोई भी राज्य, कम से कम किसी भी, आप समझ सकते हैं विश्व लेवल पर आप बात करेंगे तो दुनिया में किसी भी कंट्री ने उस समय प्रोग्रेस नहीं की जब बहुत ज्यादा कट्टरता है। आप उस रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं, और अभी के आंकड़े जो हैं वो बताते हैं इस बात को कि आर्थिक स्थिति, आरबीआई का आंकड़ा है, पिछले 10 साल में 70% लोगों की इनकम बिल्कुल नहीं बढ़ी है। दूसरी तरफ यह स्थिति है कि जो अरबपति हैं 1% के नीचे नहीं, बल्कि 168 लोगों की इनकम बढ़कर 41% तक पहुंच रही है देश की टोटल इनकम का। तो ये जो स्थितियां हैं, इसमें सशक्त विपक्ष का होना, और उस सशक्त विपक्ष में कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो विकल्प बन सकती है। कोई कितना भी अच्छा राजनीतिक दल हो सकता है देश में, लेकिन विकल्प बनने की जो स्थिति है उसके लिए एकमात्र कांग्रेस है आज की तारीख में। और उस कांग्रेस के मुख्य परिवार की वारिस हैं एक तरह से प्रियंका जी, और वारिस हैं का मतलब नहीं है कि वो, जैसा अभी प्रेम जी ने बताया कि उन्होंने 35 साल तक इंतजार किया है पार्लियामेंट जाने के लिए, तो ये कोई परिवारवाद वाली बात नहीं है। वारिस हैं का मतलब है वो इस काबिल भी हैं, उन्होंने बिना किसी पद के इसको सिद्ध किया है। तो ये कारण है कि देश उनकी तरफ देख रहा है। देश विकल्प चाहता है, देश चाहता है कि इनसे छुटकारा मिले, लेकिन किस तरह मिलेगा? एक एक स्टेट की पार्टी है, कोई 2 स्टेट में पार्टी है, तो कोई विकल्प बन सकता है तो वो कांग्रेस बन सकती है। जी शुक्रिया आपका। कोई विकल्प दे सकता है तो कांग्रेस दे सकता है। मैं प्रेम जी आपके पास आता हूं, और एक आज का मैं किस्सा सुनाता हूं वायनाड का, कि वो एक घर में गई, और वो बल्कि नामांकन से पहले गई थी, उन्होंने किस्सा आज सुनाया ये, और ये वीडियो हमने देखा भी था। एक फौजी के घर गई थी वो, और उसकी माँ फ्रेंजिया जो थी, उन्होंने स्नेह दिया, और सोनिया गांधी के लिए, यानी प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी माँ के लिए माला दी, और उन्होंने ये कहते हुए मदर टेरेसा को याद किया, उसको मदर टेरेसा से कनेक्ट किया ये, और कहा कि मैं मेरी माँ से मिलने मदर टेरेसा घर आई थी, और मुझे उन्होंने साथ काम करने को कहा, और शादी के कुछ सालों बाद मदर टेरेसा की संस्था में मैं काम करने गई, और वहाँ मैं बच्चों को पढ़ाती थी, सफाई और खाना पकाती थी,
इसके साथ काम कर उनकी पीड़ा और सेवा का एहसास करती थी। तो ये जो मदर टेरेसा को उन्होंने वायनाड में कनेक्ट किया है अपने परिवार के साथ, उसको आप किस रूप में देखते हैं और क्या मायने हैं उसके? पहले आपका प्रश्न का जवाब दे दें, फिर हम चाहेंगे कि उन तस्वीरों को एक बार फिर स्क्रीन पर लाएंगे जो थोड़ी देर पहले हम लोग दिखा रहे थे, और हम उस तस्वीर के बारे में भी कुछ बात करना चाहते हैं। तो आपका जो प्रश्न है, देखिए, जिस महिला का जिक्र, जिस कहानी का जिक्र प्रियंका गांधी कर रही हैं और उनके जिनके घर गई उनके हवाले से कर रही हैं, तो वो क्या है कि घर में जाकर के लोगों से मिलना, उनकी सेवा करना, इसमें सेंट टेरेसा का तो कोई अनपैरेलल है, वो देश में दूसरा एग्जाम्पल भी नहीं मिलता है। तो लेकिन उसके अलावा कौन महिला उनके घर में आई, ये प्रश्न बड़ा बनता है कि सेंट टेरेसा के बाद उस महिला के पास कौन महिला आई, तो वो महिला प्रियंका गांधी है। तो इसी वजह से ये तुलना हुई है, क्योंकि इस तुलना से आपकी आलोचना भी हो सकती है, हमारी आलोचना भी हो सकती है कि प्रियंका गांधी की हम सेंट टेरेसा से तुलना कर रहे हैं। हम तुलना नहीं कर रहे हैं, वो महिला या प्रियंका गांधी जो बता रही उसमें भी वो अपनी तुलना नहीं कर रही, वो तो हम लोग बोल रहे हैं। प्रियंका गांधी जो बता रही है उसका हम जो मतलब निकाल रहे हैं वो ये कि प्रियंका गांधी सेंट टेरेसा के बाद की पहली महिला है जो उनके घर में गई। सेंट टेरेसा ने उनमें जज्बा पैदा किया कि लोगों में के बीच में काम करे उस महिला में, और उस महिला के घर जब प्रियंका गांधी पहुंची तो वो और एनर्जाइज्ड हुई। तो इसका मतलब है कि प्रियंका गांधी से उनकी अपेक्षाएं वैसी ही हैं जैसी सेंट टेरेसा से थी। इसको पलट कर देखिए, सेंट टेरेसा नहीं है प्रियंका गांधी, लेकिन सेंट टेरेसा जैसी अपेक्षा प्रियंका गांधी से महिला कर रही है जिनके घर प्रियंका गांधी गई। इस कहानी का मेरे नजर से यही मतलब है। अब हम चाहते हैं कि आप उस तस्वीर को थोड़ा दिखाइए, तो मैं उस पर कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं अगर ये तस्वीरें शुरू कर दी हैं, ये जो तस्वीर है मुझे वायनाड से मिली है, आज सारी तस्वीरें मिली जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आप देखिए कि कोई पुल पर खड़ा है, कोई अपने घर की चार दीवारी पर खड़ा है, कोई खिड़की से झांक रहा है, और इसमें देखिए ये कितना मतलब है कि छाता लगा करके लोग अपनी बालकनी में खड़े हैं, खिड़की से झांक रहे हैं, बच्चियां मिलने आ रही हैं, सबके सब मिलते हुए खुश हैं कि सबका हाथ जुबान सब कुछ ना कुछ हरकत में है, एकदम सजीव तस्वीरें हैं ये। और इसके बाद अलावा जो तस्वीरें हैं वो भीड़ की तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि प्रियंका गांधी के लिए कितना चीयरफुल एनवायरनमेंट है। ये चीयरफुल एनवायरनमेंट वास्तव में उनके चुनाव प्रचार को सजीव बना रहा है, और प्रियंका गांधी में भी ये एनर्जी दे रहा है कि वो और ज्यादा लोगों के बीच इसमें जाए। और लोगों की चाहत जो है, देखिए हर तस्वीर में हाथ पकड़ने का अंदाज देखिए, जिस तरीके से हाथ वो पकड़ रही है, संबल बंधा रही है, धीरज दिला रही है, ये उनमें खासियत है। इन तस्वीरों के माध्यम से हम यही बताना चाह रहे थे कि प्रियंका गांधी एक अलग किस्म से चुनाव प्रचार में उतरी हैं और जनता भी एक अलग किस्म से उनको रिएक्ट कर रही हैं। जी जोशी जी। जी निश्चित तौर पर सर, आपने कहा कि उनके प्रचार का जो अंदाज है वो अनूठा है, वो अलग तरह से करती हैं। दो नेत्रियां। हाँ, आप इजाजत दे तो अपने कुछ दर्शक टिप्पणी कर रहे थे उस पर थोड़ा बोलना चाहता था। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे हमारे कामरेड मोहक राय जी हैं, लगातार सीपीआई की जीत की कामना कर रहे हैं। भाई कामना तो करना ही चाहिए, नहीं तो आप लड़ाई में कैसे रहेंगे। आप लड़िए और जीत की कामना के साथ ही लड़िए। तो ये बिल्कुल सही है, आपका सैल्यूट है कि आप अपनी पार्टी के लिए इतना आशावान हैं। पर एक बात समझिए, एक बात समझने की क्या है कि जैसे अभी रवि जी बात कर रहे थे तो क्या कह रहे थे कि सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है ना। ये जो सशक्त विपक्ष वाला शब्द है ना,
दरअसल उन संकोची लोगों ने इजाद किया है या उनके लिए इजाद हुआ है जिनको कांग्रेस का समर्थन करने में दिक्कत होती थी। तो एक सशक्त विपक्ष शब्द आ गया, इस बहाने कांग्रेस का के साथ आए। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है कि आज देश में लोकतंत्र रहेगा या तानाशाही रहेगी, ये लड़ाई है। इसके लिए विपक्ष का सशक्त नहीं, विपक्ष का सत्ता में आना और सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। इस शब्द में मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। सशक्त विपक्ष जो बोलते हैं वो इस शंका में थोड़ा लज्जित होकर बोलते हैं कि कैसे हम तो कामरेड थे, आज हम कैसे कांग्रेस का साथ देंगे। तो नहीं, सशक्त विपक्ष जरूरी है। इसीलिए तो भाई सीपीआई भी तो इंडिया गठबंधन में सशक्त विपक्ष के लिए ही है, तो फिर क्यों प्रियंका गांधी के खिलाफ लड़ रही, सीपीआई क्यों लड़ रही है प्रियंका गांधी के खिलाफ। या फिर उल्टा भी पूछा जा सकता है कि प्रियंका गांधी क्यों लड़ रही है या राहुल गांधी क्यों गए उस सीट पर लड़ने जो सीपीआई के लिए ज्यादा मुफीद थी, ये उल्टा प्रश्न भी हो सकता है। मगर आज का वक्त जो है ऐसी लड़ाई जो है ऐसे कंटेस्ट से बचने का है। और आज का सीपीआई ने क्या कम अपने आप को कुर्बान किया, पूरा बिहार झोली में डाल दिया लालू प्रसाद यादव के, ऐसे ही कर कॉम्प्रोमाइज कर करके। तो आप एक सीट कांग्रेस के लिए इस संकट की घड़ी में नहीं डाल सकते क्या जोखिम में, पूछा जाना चाहिए ना। सीपीआई का आरजेडी में माने इतना बड़ा वर्चस्व होता था और आज सीपीआई कहीं नहीं है। झारखंड में एक सीट मांगती रह गई सीपीआई, नहीं मिला। जबकि हम जमशेदपुर के रहने वाले, जमशेदपुर कंस्टिट्यूएंसी में 6 में से 4 एमएलए हम देखा करते थे, ये सीपीआई का हुआ करता था। लेकिन आज एक सीट मांगी, सीपीआई को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इन्होंने केवल गठबंधन किया, कभी किसी को सत्ता से हटाने के लिए, किसी को सत्ता में लाने के लिए, यही किया। आज भी वही चीज है, लेकिन आज की लड़ाई पहले की लड़ाई से डिफरेंट है। ये बात समझनी पड़ेगी सारे कामरेडों को, क्योंकि आज तक आपने जो न्यौछावर किया है अपने आप को, वो जिस फोर्सेस के लिए किया वो जातिवादी फोर्सेस थे। आज उन जातिवादी फोर्सेस को भी आपको साथ में लेना पड़ेगा और जो सांप्रदायिकता के खिलाफ ताकत है उनको भी साथ में लेना पड़ेगा। बहुत बड़ी कुर्बानी की जरूरत है, ये आवश्यकता है। इसलिए प्रियंका गांधी के बारे में मैं अपने दर्शक के बहाने अपने तमाम उन दर्शकों की और क्वेरीज की और ऐसे सवालों का जवाब देना चाहता था। हम तो उनके मुरीद हैं कि उन्होंने हमें अवसर दिया कि मैं इस बात को बोल सकूं। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई जो है, प्रियंका गांधी जो लड़ाई लड़ रही है वो सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, उस पर पूरे देश की उम्मीद है। वो वहां से जो बोल रही है उसको देश सुन रहा है और पूरे देश पर उसका असर पड़ेगा। जी धन्यवाद आपका प्रेम जी, आपने बहुत सलीके के साथ में जवाब दिया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हम दरअसल लोकतंत्र में हमारी अटूट आस्था है और गांधी के हम लोग अनुयायी हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। इसलिए इस मंच पर प्रणाम इंडिया और संदेश पर दोनों चैनलों पर आपको अपनी पूरी बात कहने का हक मिलता है। आपको अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कहते हैं और हम दिखाते हैं। आप हमें मौलाना कहते हैं, आप हमें पाकिस्तानी कहते हैं, आप हमें कुछ भी कहते हैं, हम उसे सादर उसका हम डिस्प्ले करते हैं और आनंद के साथ डिस्प्ले करते हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता क्या कभी आपको किसी अंधभक्त के चैनल पर मिल सकती है? अंधभक्त के चैनल पर कभी ये स्वतंत्रता देखी है आपने? जो हमारे यहाँ आप कहते हैं और आपको हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते हैं और मंच देते हैं साथ में। तो मैं रवि जी आपके पास आता हूँ, ये बताइए कि देखिए देश की नजरें जो हैं वो प्रियंका पर है। प्रियंका क्या कह रही हैं, ये भी ध्यान देने की बात है। वो कह रही है कि बीजेपी सरकार के कारण समुदायों में भय यानी डर, अविश्वास और गुस्सा व्याप्त है। और मणिपुर का जिक्र किया है उन्होंने, कहा कि योजनाबद्ध तरीके से मणिपुर में ऐसा किया जा रहा है, संविधान के मूल्यों से समझौता किया जा रहा है, नीतियां आम लोगों के बजाय पीएम के दोस्तों के फायदे के लिए बनाई जा रही हैं, किसानों और आदिवासियों की जीत छीनी जा रही है। तो किस तरह से वो वहां से पूरे देश के लिए, विपक्ष के लिए एक
संदेश दे रही हैं, एजेंडा सेट कर रही हैं, इंडिया गठबंधन की जो मूल भावना है वो बता रही है और साथ में मोहब्बत की दुकान खोली है। क्या कहेंगे सर? नहीं, निश्चित रूप से उनके जो सवाल हैं वो देश के सवाल हैं। जो सवाल उनके हैं या मणिपुर की जो घटना का जिक्र उन्होंने किया है, मैंने उसके पहले कहा कि एक नफरत की विचारधारा है, एक फासिज्म की विचारधारा है। तो प्रेम जी, मैं आपसे 100% सहमति व्यक्त करता हूं कि इस विचार को, यानी इस सरकार को बदलने की आवश्यकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह था कि वो सरकार अभी नहीं बदली जा सकती, अब तो नए चुनाव में ही बदली जाएगी। तब तक आप सशक्त विपक्ष ही कर सकते हैं, यानी ऐसा विपक्ष के लोग जो वहां मुंह तोड़ जवाब दे सकें, जिनके सवालों के जवाब सत्ता पक्ष न दे सके। और शायद प्रियंका जी जब वहां पहुंचेंगी तो वो एक ऐसे सांसद के तौर पे होंगी जिनके पास बहुत सारे ऐसे तीर होंगे जिनका कोई जवाब इनके पास नहीं होगा। तो वो जो स्थिति है, मेरा वो कहने का मतलब है। हालांकि मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से सरकार ने ये विपक्ष में रहने की लायक नहीं है लोग, इस देश में इनकी कोई आवश्यकता है नहीं किसी भी हालत में। जी, भारतीय जनता पार्टी यानी नफरत की कोई जगह बन नहीं सकती। ये गांधी का देश है, ये बुद्ध का देश है, और ये गांधी और बुद्ध से पहले अगर आप किंवदंतियों पे भी जाते हैं तो मुझे इसी से उम्मीद भी निकलती है कहीं तक, आप उसको सच माने या कहानियां माने। लेकिन अगर आप कहानियां मानते हैं तो भी कुछ तो समझने में आता है कि ये देश किस तरह का रहा होगा। राम कोई बहुत बड़े राजा नहीं थे इस देश के, बहुत छोटा सा राज्य था, लेकिन राम को आज भी याद किया जाता है। युद्ध जीतने की भी बात करेंगे तो उस युद्ध में राम ने रावण के अलावा क्या किया है? या तो लक्ष्मण ने जीता है या हनुमान ने जीता है, लेकिन श्रेय जाता है राम को। महाभारत में आप समझ देखें, पूरा युद्ध या तो भीम और या तो फिर अर्जुन की वजह से जीता गया है, लेकिन पूरा श्रेय जाता है युधिष्ठिर को। इस आजादी के आंदोलन में जब हम देखते हैं तो आजादी के पूरे आंदोलन में एक से एक इस तरह के लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से फांसी का फंदा चुना। और ऐसे लोगों को क्या कह सकते हैं आप? उनके प्रति पूरा सम्मान होने के बावजूद इस देश में जो रेस्पेक्ट गांधी का है, उससे आप समझ सकते हैं कि इस देश का मिजाज क्या है, इस देश की संस्कृति का मिजाज क्या है, इस देश की मिट्टी का में क्या कौन सी ऐसी चीज है। यहां कोई अतिवादी नहीं पनप सकता लंबे समय तक। तो मैं वही कहना चाह रहा था, यहां इनकी जगह कहीं नहीं है। नफरत की जगह किस तरह हो सकती कहीं भी? मगर आज की तारीख में, क्योंकि विपक्ष मतलब ऐसे एक ऐसा विपक्ष होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए पार्लियामेंट में जिनके सवालों का जवाब न दे सके। और जब मैं ये देखता हूं तो आप ये अंतर भी आप देखिए इन दोनों के बीच में। आप एक तरफ देखेंगे तो आप मोदी जी को देखते हैं, 40 साल तक भीख मांगी है। मुझे तो लगता नहीं कि दुनिया में कहीं भी भीख मांगना कोई क्वालिटी हो सकती है। लेकिन आप मोदी जी की जो यात्रा है वो भीख मांगने से मशरूम खाने की यात्रा है, हवाई चप्पल से हवाई जहाज में चलने की यात्रा है। यानी आप समझ सकते हैं कि उस साधारण कहना नहीं चाहिए उस व्यक्ति को जो भीख मांग रहा है वो साधारण कहां है, एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। आप मतलब जिस व्यक्ति ने अपना जमीर खो दिया है उस व्यक्ति से कहां पहुंचने का किया, मतलब आप देखिए प्रिविलेज्ड बनने की यात्रा है। उसमें आप देखेंगे सेल्फी खिंचवाना, बड़े लोगों से मिलना, दिन में कई बार कपड़े बदलना। उसके उलट जब आप देखते हैं तो गांधी नेहरू परिवार के इन दोनों लोगों को, खासतौर से मैं प्रियंका जी को उतना नहीं कहना चाहूंगा जितना राहुल गांधी का मामला है। यहां राहुल गांधी जिस तरह से आप देखिए किससे मिल रहे हैं, वो किसान से मिल रहे हैं, वो मोची से मिल रहे हैं, वो ट्रक वाले से मिल रहे हैं, वो रिक्शे वाले से मिल रहे हैं। तो वो एक प्रिविलेज्ड क्लास के जो लोग हैं उनकी आम आदमी की बनने की जो यात्रा है, ये प्रियंका जी उसमें पहले से हैं एक तरह से।
और प्रियंका जी के खिलाफ क्योंकि उस तरह का कोई कैंपेन भी नहीं चलाया गया जिस तरह का राहुल जी के खिलाफ चलाया गया, इसलिए भी राहुल का वो बहुत आवश्यक था जो कुछ हुआ है। तो इन दोनों में से किसी भी आदमी के पास ऐसा नहीं है कि वो कुछ बनावटीपन के साथ जी रहे हैं। वो बहुत बड़े परिवार से सब ताल्लुक रखते हैं लोग, और उनको जरूरत भी नहीं है कि किसी भी हालत में वो प्रिविलेज्ड दिखाएं। उनका बड़प्पन ही इस बात में है कि वो कितना सिंपल दिखा सकते हैं। जहां तक इनका सवाल है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, और ये कोई आज की बात नहीं है। संविधान जिस दिन बना है उस दिन से संविधान को नहीं मानते ये लोग। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस की भी जहां तक बात है तो कांग्रेस ने अपने आप को काफी करेक्ट किया है इस बीच, और उसमें भी राहुल गांधी ने स्पेशली। अभी भी राहुल गांधी के रास्ते पर मुझे कांग्रेस नहीं दिखाई देती, किसी को अच्छा लगे या खराब लगे। राहुल गांधी के रास्ते पर जिस दिन कांग्रेस चल पड़ेगी उस दिन कांग्रेस को यहां आने से कोई रोक नहीं सकता, और इनको यहां से विपक्ष की भूमिका मिलना मुश्किल हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो उसी विचारधारा के लोग को किसी हद तक नहीं, बहुत हद तक सपोर्ट करते हैं। 70% 80% कांग्रेसी मिलेंगे आपको जो धारा 370 का सपोर्ट करते हैं। 60-70% कांग्रेसी मिलेंगे जो आपको 3 तलाक पर भाजपा का समर्थन करते मिलेंगे आपको। तो कांग्रेस का भला होने के लिए उस विचारधारा से उनके जो तमाम वर्कर्स हैं और संगठन पर बहुत काम करना पड़ेगा। प्रियंका जी के आने से मुझे ऐसा लगता है कि ये इस पर कहीं ज्यादा और ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा जो अभी कम दिया गया है। प्रियंका गांधी जब पार्लियामेंट में होंगी और वो एक तरह से बट सकता है, काम बट सकता है, जो इस समय पूरा राहुल गांधी के पास में है वो काम बट सकता है काफी हद तक। तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, और ये सिर्फ कांग्रेस को नहीं करना पड़ेगा, कांग्रेस के अलावा तमाम विपक्ष के लोगों को करना पड़ेगा। बिल्कुल गैर बराबरी की लड़ाई है। उनके पास तमाम दंगाइयों के 40-45 संगठन हैं। यहां पता चलता है कि यहां नेहरू युवा केंद्र आप कहां देखते हैं, किसका दिखाई दे रहा है? किस किस पार्टी के युवा संगठन आपको दिखाई देते हैं इस समय सड़क पर? दंगे होते हैं और कौन कौन इनको बचाने जा रहा है किसी को? तो तमाम जो पार्टियां विपक्ष में हैं उन सबको अपने संगठनों पे, खासतौर से युवा संगठनों पे विशेष तौर पर काम करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो नफरत की विचारधारा इसको बहुत हल्के में लेना बहुत आसान नहीं है, इसको हराना। हम कह सकते हैं यहां जिस तरह से भी, क्योंकि कोई तरीका नहीं है, एक तरफा है बिल्कुल। पैसा पूरी तरह से उनके पास में है, दूसरों के पास पैसे का अभाव है, और जब पैसा आपके पास है तो फिर बहुत कुछ हो जाता है। खासतौर से उस स्थिति में जब सारी संवैधानिक संस्थाएं, जब मैं सारी संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहा हूं तो आप सारी समझिए, मैं एक को भी जिसका नाम नहीं लेना चाहता उसको भी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आजकल हमने वहां भी देखा है क्या हो रहा है, किस तरह के डिसीजंस आ रहे हैं। तो किससे उम्मीद करेंगे? बहुत बड़ी लड़ाई है, और इस बहुत बड़ी लड़ाई के लिए पूरी कांग्रेस और कांग्रेस के सपोर्टर्स के अलावा, विपक्षी पार्टियों के अलावा, हर बुद्धिजीवी का, आप आज देखिए कौन सा आपको बुद्धिजीवी दिखाई देता है, कौन सा साहित्यकार दिखाई देता है जो इनके खिलाफ आ रहा है, कुछ लिखा जा रहा है। हम विपक्ष से कह देते हैं कि वो डरे हुए हैं, उनको जेल जाने का डर है। साहित्यकारों को किस बात का डर है? पत्रकारों को किस बात का डर है? कितने पत्रकार हैं जो मेन स्ट्रीम में हैं, जो लिखने वाले लोग हैं, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ आज खड़े हैं यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं, कुछ लिखने वाले लोग भी हैं, लेकिन संख्या कितनी कम हो गई है। ये वो बिरादरी है जिससे पूरे देश को, हर आदमी को, डेमोक्रेसी का जो संरक्षक एक तरह से कह सकते हैं आप। लेकिन यहां भी कैसी स्थितियां हैं, क्योंकि हर जगह सामाजिक तौर पे जो जाति वाला मामला है वो घुसा हुआ है, और उसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं, चाहे साहित्यकार हैं, चाहे चित्रकार हैं, चाहे आप कलाकारों को देख लीजिए। अब देखिए किस तरह की पिक्चरें बनती थी, आज एक भी मूवी इस तरह की बन रही क्या? और बन भी रही हैं कुछ तो इस तरह की जरूर बन रही हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स। जन सरोकारों से जुड़ी हुई कितनी मूवी इस समय बन रही है।
तो पूरे देश के हर क्षेत्र में जितनी निराशाजनक स्थितियां हैं, लेकिन साथ में जैसा कि मैंने अपने अभी इसी वक्तव्य में शुरुआत में जो कहा कि मुझे बहुत उम्मीद है लोगों की, और इस खासतौर से इस देश की जो कल्चर है, जो विरासत है हमारे पास, जो बुद्ध की विरासत है, जो गांधी की विरासत है, जो राम की विरासत है, उस पर भरोसा है कि लोग समझेंगे कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं और निश्चित रूप से उस रास्ते से हटेंगे। जी जोशी जी। जी बिल्कुल, नहीं, लोगों की समझ में आने लगा है। और लेकिन बहुत सारी बातें, हमारे साथ आचार्य प्रशांत मिश्र हैं, वो कह रहे हैं झूठ का सौदागर, ईवीएम का सौदागर। तो बहुत सारे और चीजें हैं जो धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रही हैं और हम सबकी समझ में आ रही हैं। इनसे भी किसी ना किसी तरीके से निजात मिलेगी। और मैं प्रेम जी के पास आता हूँ। प्रेम जी, ये बताइए कि जो चुनाव है वायनाड का, वो स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा या राष्ट्रीय मुद्दों पर? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे हर जगह होते हैं, लेकिन वहां पर आपको याद होगा 30 जुलाई को भूस्खलन हुआ था और ये वहां का बड़ा मुद्दा है। और इसमें 231 लोग मारे गए थे, 47 लोग अभी तक लापता हैं, वो अतिरिक्त है। अब 13 नवंबर को वहां पर मतदान होना है। वहां की समस्याएं जस की तस है, केंद्र ने कोई सहायता नहीं भेजी और वहां के पुनर्वास की जो समस्याएं चल रही हैं वो है। इसके अलावा वहां पर वन्य जीवों का मामला है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहां का जो चुनाव है वो किस तरह का होगा और जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर बढ़त देने जा रही है? जी जी जी, देखिए, प्रियंका गांधी खुद मुद्दा है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत मुद्दों को उठाने वाली आवाज है। भाई, जिस घटना की आप बात कर रहे हैं उस घटना को भी, वहां की त्रासदी को भी उन्होंने मुखरता से आवाज दी। और प्रियंका गांधी की जब हम बात करते हैं तो प्रियंका गांधी ने जब लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया था उत्तर प्रदेश में, और तब कांग्रेस को चुनावी सफलता नहीं मिली थी, तो ये माना गया था कि प्रियंका गांधी चली नहीं। लेकिन आप प्रियंका गांधी जो नारा दे रही हैं या महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन में आरक्षण की बात जो वो उठा रही थी, इसका असर पड़ा, सत्ता पर पड़ा। उनको लगा कि 2024 के चुनाव में जाने से पहले हमें वीमेन रिजर्वेशन बिल पर कुछ करना चाहिए, और उन्होंने किया। भले ही उसको लागू करने में कितना वक्त लगेगा किसी को पता नहीं। तो प्रियंका गांधी संसद में जब पहुंचेंगी तो महिलाओं की वो आवाज जो वो अपनी पार्टी में उठाना चाहती हैं, अपनी पार्टी में भी लागू कराना मुश्किल काम है। भाई, मर्दाना समाज है, हर पार्टी की यही स्थिति है। तो महिलाओं का संघर्ष जो है अपनी पार्टी में भी है, सहयोगी दलों में भी है, देश भर में, और सत्ता के साथ तो है ही। तो प्रियंका गांधी जब कहीं को वायनाड से रिप्रेजेंट करती है और जिस तरह से उनका अतीत है महिलाओं के लिए बोलने का, तो आप मान सकती हैं कि वो आधी आबादी की आवाज भी उठाएंगी। और चूंकि राहुल गांधी से युगलबंदी है, तो राहुल गांधी जिस तरीके से दबे कुचले पिछड़े समाज को आवाज दे रहे हैं, तो वो आवाज इस महिलाओं की आवाज में ही उसमें समाहित होगी, ये मानकर चलिए। ऐसा नहीं कि शरद यादव जी ने कहा था कि आरक्षण का मतलब बलकट्टी महिलाएं ही आ जाती हैं, वो ऐसा ना हो। इसके लिए आप समझिए कि एक समन्वय भी है, एक समन्वय भी है कि राहुल गांधी एक आवाज उठा रहे हैं और महिलाओं के आरक्षण के लिए, महिलाओं रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रियंका गांधी भी आवाज उठा रही है। तो प्रियंका गांधी अपने आप में बहुत सारे मुद्दों की आवाज है, मुद्दों को लेकर वो उठाती रही है। तो अपने आप वो सत्ता के समांतर छोटे छोटे कई स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन करके दिखती हैं। ये है, अब इसमें लोगों का विचार अलग अलग हो सकता है कि कितनी बड़ी स्तंभ है। अभी तो पहली बार सांसद ही बन रही हैं, लेकिन सांसद बनने से पहले ही उनकी चमक दमक, उनकी पहुंच, इनकी राजनीति में उनकी काफी है, और इस हिसाब से उनकी वहां उम्मीद दिखती है। अब कुछ बातें उठती हैं, दर्शक हमेशा हम लोगों को ये करते हैं, एनर्जाइज्ड करते हैं और कुछ मौका देते हैं बोलने के लिए कि आप बोलिए।
जैसे कि कांग्रेस ही केवल कुर्बानी करे, कांग्रेस सबसे कुर्बानी ले और सहयोगी दल से कुर्बानी कराए, ये जो बात आ रही है। देखिए, कुर्बानी तो सबको करनी पड़ेगी और हर जगह करनी पड़ेगी और भाषा भी संयत की रखनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो चुनावी नतीजे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी के जो लूप होल्स हैं वो ये बताते हैं कि भाई मिल करके 37% वाला सत्ता में जा सकता है। हमारा ये लूप होल्स है, किसी भी मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में कम वोट ला करके भी जीत सकता है, और जो जीत करके जिसकी सरकार बनेगी और वो तानाशाही भी चला सकता है, तो उस तानाशाही को रोकने के लिए इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लूप होल्स को सामना करते हुए आपको यूनाइट होना है। अगर आप अपनी जीत पे अड़े रहे तो लड़िए, फिर क्या है। हम तो इसीलिए बार बार उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं। उत्तर प्रदेश में तो आप लड़े थे समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ मिलकर के, भाई बीएसपी तो 0 से 10 हो गई, समाजवादी पार्टी 5 की 5 रह गई, एक को सीट नहीं बढ़ी उनकी। और उसके बाद में जब कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ी तो 37 सीट आ गई आपको। कांग्रेस 1 से 6 पर पहुंच गई, कांग्रेस 6 गुना बढ़ी, आप 5 सते 35 7 से भी ज्यादा गुना बढ़ गए। तो आप किसको श्रेय देंगे? अगर आपका श्रेय होता तो आप 2019 में भी लेके आ गए होते। तो आपको गठबंधन की अहमियत को समझना पड़ेगा, और उस अहमियत में कुर्बानी थी, सबकी थी, आपकी भी थी। आपने भी कांग्रेस के लिए छोड़ी, कांग्रेस ने भी आपके लिए छोड़ी, और एक उत्तर प्रदेश में दिखा। तो उत्तर प्रदेश जैसा ही रिजल्ट पूरे देश में लाने के लिए सारे दलों को सोचना पड़ेगा ना। ये बात हम कहना चाहते हैं। हमेशा इस गुमान में रहिए कि हमने कांग्रेस को 6 सीट दिलवा दी, और ये हम देखते हैं हमेशा टीवी चैनल पर समाजवादी पार्टी के नेता बैठे रहते हैं और दूसरे बीजेपी वाले एंकर छेड़ते हैं जानबूझ करके कि क्या बोलते हैं, ये छेड़ते हैं कि अरे आपकी वजह से कांग्रेस जीत गई, वरना कांग्रेस तो कहीं नहीं रहती, और वो मुस्कुराते हैं, उसको उस तर्क को स्वीकार करते हैं। और यही गलत है, यही गलत है। इसको आपको बोलना चाहिए, नहीं, कांग्रेस भी बड़ी है और हम भी बड़े हैं, और हम दोनों एक दूसरे की वजह से बड़े। अगर आप ऐसा नहीं बोल पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उनके विचार को एक तरह से हस्ताक्षर कर रहे हैं, मुहर लगा रहे हैं। ये हम सबको कहना चाहते हैं। ये जरूरत है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो 37% वोट में सब सरकार बनेगी। पहले भी कांग्रेस ने 27-28% वोट पर सरकार बनाई है, तो ये इस व्यवस्था की कमी है। आज बीजेपी बना रही है, तो आज को आपको लड़ना है तो आपको उस तरह से यूनाइट होना है। कांग्रेस के खिलाफ भी कभी जन मोर्चा बना था, कांग्रेस के खिलाफ भी जन अन्ना आंदोलन हुआ था, सब यूनाइट हुए थे, तभी कांग्रेस हारी थी। ऐसे थोड़े कांग्रेस हारती। आज आपको बीजेपी को हराना है तो आपको वही फॉर्मूला लेके आना पड़ेगा। जी जी, एक दो सवाल है सर। हरियाणा रिपीट होने जा रहा है क्या? हरियाणा रिपीट होने का बहुत मतलब होता है हरि जी, हरियाणा रिपीट होने का मतलब होता है कि ईवीएम में क्या 99% रिचार्ज वाला सिस्टम कुछ मिलने वाला है, ये भी हरियाणा रिपीट होने का मतलब होता है। हरियाणा रिपीट होने का मतलब होता है कि सत्ता के सारे मंत्री चुनाव हार रहे हैं क्या, 1-2 को छोड़ करके, ये भी मतलब होता है। हरियाणा रिपीट होने का मतलब बहुत सारा है, जिसमें कि बैलेट पेपर में अपोजिशन जीतेगा और ईवीएम में सत्ता जीतेगी। बहुत सारे मतलब है हरियाणा रिपीट होने के। हो सकता है, हम थोड़े नकार रहे हैं। तो इसका मतलब क्या चुनाव लड़ना छोड़ दिया जाए? जी जी, और ये पूछ रहे हैं कि वायनाड में कोई लड़ाई है भी, या सिर्फ प्रियंका गांधी को सर्टिफिकेट पाने का इंतजार है? टिप्पणी है इनकी और सवाल भी है। देखिए, लड़ाई जरूरी है, और जो अपोजिशन में भी है, तो मान लीजिए वहां पहले नंबर की लड़ाई नहीं है, दूसरे नंबर की तो लड़ाई है। अब सीपीआई से अगर वोट बीजेपी ज्यादा ले लेगी तो सीपीआई आगे उसका फ्यूचर क्या होगा उस इलाके में? लड़ाई तो है, लेकिन हाँ पहले नंबर पर कांग्रेस दिख रही है, सबको दूर से भी नजर आ रही है। जी, और दूसरा नंबर भी पायदान कितना नीचे होगा? अब सवाल ये है कि पहले और दूसरे के बीच इतना अंतर होगा, या इतना अंतर होगा, या और बड़ा अंतर होगा, ये भी है। और हमारे हाँ सर, राठौर साहब कह रहे हैं, आर राठौर जी, कि प्रियंका के संसद पहुंचते ही इन दोनों गुजरातियों का आना बंद हो जाएगा। नहीं, हम नहीं मानते हैं ये बात। सर, आप मानते हैं क्या?
अब ये बात क्यों, चूंकि राहुल गांधी अपने मुंह से ये दावा करते रहे कि हम जाते हैं तो नरेंद्र मोदी चले जाते हैं, और हम लोगों ने भी देखा है। हालांकि ऐसे दावे अपने मुंह से नहीं किए जाने चाहिए, मेरा मानना है। इन नेताओं को इस तरह की गैर जरूरी बातें बोलने की जरूरत नहीं है राहुल गांधी को, कि मैं जाता हूं तो नरेंद्र मोदी चले जाते हैं भाग के, और फलना और ढिमका। ये परिस्थिति होती है, एक परिस्थिति हरियाणा वो जीत गए तो अब सिंगड़ा तान करके आपके सामने आ जाएंगे, तब क्या कहिएगा। उस समय 240 का था तो लजा रहे थे, आप मुंह छिपा रहे थे। तो परिस्थिति होती है, एक परिस्थिति में आप बोल रहे थे, दूसरी परिस्थिति में वो बोल रहे होंगे, इसलिए ऐसी बातें बोलने से बचना चाहिए। जी अच्छा, फुकरा बॉय हैं ये इनका सवाल जरा प्रियंका गांधी के और वायनाड से हटकर है। ये कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई ने पप्पू यादव को धमकी दी है, आप क्या कहना चाहते हैं? आपसे ही पूछ रहे हैं सर। ये देखिए, ये बहुत गंभीर बात है। धमकी गंभीर नहीं है, घटना गंभीर है। क्यों गंभीर है? क्योंकि इस देश में और देश से बाहर भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बहुत चीजें हो रही हैं। अब आगे कुछ पप्पू यादव के साथ होता है राजनीतिक कारण से भी, तो कहा जाएगा कि ये बिश्नोई ने ही करवाया है और इन दोनों ने धमकी उनकी दी थी, आपस में फरियाया। ये खतरा है, ये समझ लीजिए। और पप्पू यादव का भी जो रिकॉर्ड है, एक अपराधी बनाम दूसरा अपराधी बना करके बता दिया जाएगा, ये भी दूसरी बात होगी। तो इस तरीके से इसको आप घर में, पप्पू यादव को क्या गरज है किसी अपराधी के बारे में बोलने का? अरे अपराध शासन के खिलाफ होता है अपराध। लॉरेंस ग्रुप जो कुछ कर रहा है सत्ता को चुनौती दे रहा है, तो सत्ता के खिलाफ बोलो। सत्ता से पूछो कि क्यों लॉरेंस एक्टिव है। लॉरेंस से पूछने की क्या जरूरत है कि तुम क्यों एक्टिव हो। ये बात पप्पू यादव को समझनी पड़ेगी। जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि ये बात आपको समझनी पड़ेगी। वायनाड पर देश नहीं प्रेम जी, बड़ी बड़ी देश में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, और इसी तरह के काफी कमेंट आ रहे हैं। और हरियाणा रिपीट नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा में सिंगल था, जबकि महाराष्ट्र में मिक्स है। तो ये महाराष्ट्र के संदर्भ में कह रहे हैं। मैं अब कहूंगा कि हम समय हो गया है और आपको अभी अपना एक शो और करना है, आपकी तैयारी भी नहीं हुई है, तो हम कल इस शो को यहीं विराम देते हैं। कल 8 बजे संदेश चैनल पर मुझसे आपकी मुलाकात होगी, और प्रेम जी रहेंगे तो प्रेम जी से भी साथ साथ मुलाकात होगी। और इसके साथ ही हम दोनों का चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप लीजिए, इसका अधिकाधिक शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं रवि जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप इतना अमूल्य समय हम लोगों के लिए निकालते हैं, देते हैं अपने व्यस्त क्षणों में से। प्रेम जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और इसी के साथ हम